हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का 10 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन तो आज का देखेंगे, लेकिन पहला क्वेश्चन इस तरह का है कि इसमें थोड़ा सा उलझन पैदा हो रहा है, जिसके कारण मैंने वीडियो को 2 बार काट दिया। वीडियो मैंने गलत रिकॉर्ड कर दिया था, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है। पहला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग भी है और ध्यान रखने वाला चीज भी है, क्योंकि यूपीएससी इसी को जांचता भी है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंड की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे खंड दिया है वो ध्यान देना है। यहाँ महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। ठीक है, महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं, ये दिया है। यहाँ महासागर के खंड की ही बात कर रहा है। ठीक है, 2 बार हम जब रिकॉर्ड किए ना, तो हम महाद्वीप के खंड हमने देख लिया, जिस कारण से गलत हो गया था। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागर के पश्चिमी खंड के अधिक उष्ण होते हैं, तो ये कथन गलत है। ठीक है, फिर है शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन। यहाँ पे कौन सा पवन है? पश्चिमी पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को, यहाँ महासागर के ही पूर्वी खंड को देखना है। ठीक है, पूर्वी खंड को अधिक उष्ण बनाता है, तो ये कथन क्या है? सही है। ठीक है, तो एक कथन गलत है, एक कथन सही है, केवल 2 सही होगा। तो आइए देखते हैं। कह रहा है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र लगभग 0 से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश में होता है। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश के बीच को क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कह रहा है इसमें व्यापारिक पवन जो है मुख्य रूप से किधर से किधर की ओर चलता है? पूरब से पश्चिम की ओर चलता है। तो पूरब से पश्चिम की ओर चलता है, ये पवन क्या करेगा? समुद्र की सतह से गर्म पानी को अपने साथ किधर की ओर ढकेलेगा? पश्चिम की ओर ढकेलेगा। करे इसके परिणाम स्वरूप महासागरों के पश्चिम किनारे पर गर्म पानी क्या हो जाएगा? जमा हो जाता है। ठीक है, जिससे वे पूर्वी किनारे, जैसे कि अफ्रीका का पश्चिमी तट, अमेरिका का पश्चिमी तट की तुलना में, जिससे वे पूर्वी किनारों की तुलना में अधिक गर्म हो जाते हैं। पूर्वी किनारों पर अक्सर ठंडे पानी का अपलेवलिंग होता है। ठीक है, जिस कारण से क्या होगा? कथन पहला क्या होगा? सही होगा। क्या हो रहा है? हवा किधर से किधर की ओर चल रहा है? पूरब से पश्चिम की ओर। तो समुद्र के पानी को पूरब से पश्चिम की ओर ला रहा है, तो समुद्र का पश्चिमी भाग क्या होगा? अधिक गर्म हो जाएगा और पूर्वी भाग ठंडा हो जाएगा। इसलिए पहला कथन क्या है? सही है। दूसरा भी है कि शीतोष्ण क्षेत्र लगभग 30 से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण में पछुआ पवनें मुख्य रूप से पश्चिम से पूरब की ओर चलती है। ठीक है, कर ये पवनें सतह के पानी को अपने साथ पूरब की ओर ढकेली। इसके परिणाम स्वरूप महासागरों का पूर्वी किनारा, जैसे कि यूरोप का पश्चिमी तट, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट पर अपेक्षाकृत गर्म पानी पहुंचता है, जिससे वे पश्चिमी किनारों, जैसे कि उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट, एशिया का पूर्वी तट की तुलना में अधिक गर्म हो जाते हैं, विशेषकर सर्दियों में। उदाहरण के लिए गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट यूरोप के पश्चिमी तट को गर्म रखते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरा कारण, सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के होते हैं, किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास सामान्यतः एक या अधिक या कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसी परिस्थितियां निम्नलिखित में से कौन सी है? यहाँ पे बोल रहा है कि सवाना क्षेत्र में बिखरे हुए छोटे वृक्ष के साथ घास के मैदान होते हैं, किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ऐसे क्षेत्रों में वन विकास सामान्यतः एक या अधिक परिस्थिति, वो कौन सी परिस्थिति होता है जिससे इस प्रकार का कारण बनता है कि बहुत सारे, यानी कि व्यापक क्षेत्र में बोल सकते हैं, वृक्ष नहीं होते हैं। का आंसर जो रखा गया है 2, 3 और 4, ऑप्शन सी। कह बिलकारी और प्राणी ये दीमक बला को अलग किया गया है मृदा का गुण।
ठीक है। तो बोल रहा है कि जनरली मृदा का गुण जो है वहाँ व्यापक रूप से पेड़ पौधा होगा कि नहीं होगा वो प्रभावित नहीं करता है, लेकिन जनरली पेड़ पौधा जो यहाँ पे है क्या बोल सकते हैं विरल हो सकता है। वो किस पे निर्भर करता है? अग्नि। ठीक है। तो इस क्षेत्र में बोल सकते हैं सवाना क्षेत्र में अग्नि ये सब ज्यादातर लगते रहते हैं। जैसे अंकुरित पौधा ये सब होगा वो क्या होगा, मतलब नष्ट हो जाते होंगे, इसके कारण ये यहाँ पे पेड़ पौधे की कमी होती होगी। फिर चरने वाले तृणभक्षी प्राणी। तृणभक्षी मतलब ये फिर हर्बीवोरस तो लिखा ही है, शाकाहारी जानवर जैसे हिरन, बकरी। ठीक है। फिर मौसमी वर्षा। तो मौसमी वर्षा भी क्या है, पेड़ पौधे के उगने में मदद करता है। तो देखते हैं 2, 3 और 4 क्या है। तो बोल रहा है कि जबकि दिमके, पहला कथन गलत है ना, बिलकारी प्राणी और दीमक करे, जबकि दिमके और बिलकारी जानवर मिट्टी की संरचना और पोषक तत्व, दिमके युवा पेड़ों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। वे आमतौर पर सवाना में वृक्षों की व्यापक कमी के प्राथमिक या सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रण कारक नहीं माने जाते हैं। उनका प्रभाव अधिक स्थानीयकृत या अन्य कारकों के साथ मिलकर होता है। फिर बोल रहा है सवाना में विशेष रूप से शुष्क मौसम के दौरान आग एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। घास आग के बाद जल्दी से ठीक हो जाती है क्योंकि उनमें विकास बिंदु जमीन के नीचे होता है। हालांकि आग पेड़ के अंकुरों और युवा पेड़ों को मार देती है, जिससे घने जंगल का विकास क्या होते रहता है, बाधित होते रहता है। परिपक्व सवाना के पेड़ों में अक्सर मोटी आग प्रतिरोधी छाल होती है। आग घास के मैदानों को बनाए रखने और जंगल के अतिक्रमण को रोकने में मदद करती है। यह एक प्रमुख नियंत्रण कारक है। आगे देखते हैं चरने वाली तृणभक्षी प्राणी या हर्बीवोरस, ग्रेजिंग हर्बीवोरस। सवाना बड़ी संख्या में चरने वाले, जैसे चरने से घास छोटी रहती है जो आग के व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। क्रैबराउजिंग विशेष रूप से हाथियों और जिराफों द्वारा सीधे पेड़ के अंकुरों और छोटे पेड़ों को नुकसान पहुंचाता है या मार देता है, जिससे उनकी स्थापना सीमित हो जाती है। हाथी बड़े पेड़ों की भी गिरा सकते हैं। शाकाहारिता वृक्षों के घनत्व को सीमित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। फिर मौसमी वर्षा। सवाना की विशेषता एक लंबा शुष्क मौसम है, एक छोटा गीला मौसम है। शुष्क मौसम पेड़ों के लिए विशेष रूप से अंकुरों के लिए पानी का गंभीर तनाव पैदा करता है, जबकि गीला मौसम विकास की अनुमति दे सकता है। लंबा शुष्क मौसम घने जंगल के विकास को सीमित करता है, जिसके लिए आमतौर पर साल भर अधिक लगातार वर्षा की आवश्यकता होती है। यह एक मूलभूत जलवायु कारक है। मृदा के गुण। सवाना की मिट्टी अक्सर पोषक तत्वों में खराब होती है या उसमें कठोर परतें यानी हार्ड पैन हो सकती है, जो जड़ों को प्रवेश और जल निकासी को सीमित करती है। गीले मौसम में खराब जल निकासी और शुष्क मौसम में अत्यधिक सूखापन भी पेड़ के विकास को क्या करता है, सीमित कर सकता है। हालांकि मिट्टी की कोई भूमिका निभाता तो है, वे अक्सर आग, शाकाहारिता, वर्षा पैटर्न जैसे अन्य कारकों की तुलना में कम महत्वपूर्ण माने जाते हैं, खासकर बड़े पैमाने पर। तो मिट्टी तो लगभग उगने में मदद करेगा ही सवाना का, लेकिन ये 3 कारक है जो वन को क्या है, मुख्य रूप से विरल बनाने का काम करता है, ऐसा कहा जा रहा है। आगे देखते हैं। पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। तो यहाँ ध्यान देना है, नदी और झील में जो जल की मात्रा है क्या भूजल की मात्रा से अधिक है? ये क्वेश्चन 2021 का है, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन इसमें 2022 का भी है। तो बोल रहा है नदियों और झीलों में जल की जो मात्रा है भूजल की मात्रा से अधिक है। तो भूमि में जो जल है लगभग 38 या 36 के आसपास, ठीक है, पूरी तरह से प्रतिशत ध्यान में नहीं है, बट 36 या 38 के आसपास होगा। और नदी झीलों में मात्र 1.2% बोल सकते हैं, 1 से 1.5% भी बोलेंगे तो चलेगा, क्योंकि इसको 100% किसने मापा है, एक अनुमान ही है, बट जो भी अनुमान है लगभग में होता है, ठीक है। तो ये 1.2 से यानी 1 से 1.5 के बीच में क्या है, नदी झीलों ये सब में जल की मात्रा है। तो पहला कथन तो गलत हो गया। फिर बोल रहा है ध्रुवीय हिमछद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। तो सबसे ज्यादा जल तो यहीं पे है, ये कितना है 68 पॉइंट समथिंग, ठीक है, इसको 70-71% के आसपास बोल देते हैं टोटल। अच्छा, वो तो टोटल जल की मात्रा है, सॉरी। तो हिमनद में 68% के आसपास जल की मात्रा है।
जो क्या होगा, भूजल की मात्रा नहीं 36 या 38 जो भी % है उससे अधिक ही है। तो केवल यहाँ पे 2 क्या होगा, सही होगा। ठीक है, वही है, यहाँ पे परसेंटेज सिर्फ देख लीजिए, बाकी उसमें कुछ था नहीं। हिमनद और हिमपेटियों में कितना है, 68.7%। अच्छा, भूजल में सिर्फ 30% है, 68% नहीं है, मतलब 38 और 36% नहीं है। सतही जल में कितना है, 1.2% है। नदियों में मीठे पानी का केवल कितना है, 0.006% है। ठीक है, ताजी पानी की झीलों में कितना है, 0.26% है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। कल निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोरिंगा, या जिसको सहजन बोलते हैं, कहीं मुनगा भी बोलते हैं, कर एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है। तो एक पर्णपाती वृक्ष है, साथ ही साथ इसको फलीदार, बायोलॉजिकल टर्म में फलीदार पौधा के रूप में नहीं रखा गया है। इस कारण से ये क्या होता है, पहला कथन गलत हो जाता है। पहला कथन गलत हो जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा, 3, 4 और 5 हो जाएगा। अगर इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है, तो ये बोल रहा है अफ्रीका का जनरली ये स्थानिक वृक्ष है, दक्षिण एशिया का नहीं है। इस कारण से इसको भी गलत बोल रहा है। ठीक है, भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है, तो ये कथन सही है। ठीक है, इमली को वन के एक उत्पाद के रूप में व्यापक नहीं तो छोटे स्तर पे संग्रहित किया जाता है। अगर भारत इमली और मोरिंगा के बीज निर्यात भी करता है, तो ये भी कथन सही है। मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के रूप के उत्पादन में किया जा सकता है। तो ये दोनों के बीज को क्या बोल रहा है, एक ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मोरिंगा मोरिगेसी कुल का सदस्य है, ना कि फैबेसी या लेगुमिनेसी कुल का, जिसमें फलीदार पौधे होते हैं। तो लेगुमिनेसी पौधे में ही फलीदार पौधे के नाम से जाना जाएगा। जनरली मुनगा या सहजन या फिर मोरिंगा को क्या कहते हैं, मोरिंगेसी कुल का है, जो फलीदार पौधा को उदाहरण नहीं कहा जाता है। तो मोरिंगा आमतौर पर पर्णपाती होता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ शुष्क मौसम होता है, और यह सदापर्णी नहीं है। ठीक है, या जिसको बोलते हैं सदाबहार नहीं है। इमली का पेड़ इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है, ये कथन था। ठीक है, तो इमली का मूल स्थान उष्णकटिबंधीय अफ्रीका माना जाता है, न कि दक्षिण एशिया। पर यह बहुत पहले दक्षिण एशिया में लगाया गया था, और अब यहाँ व्यापक रूप से प्राकृतिक तौर पर उगाया जाता कह सकते हैं, लेकिन यह इस क्षेत्र का स्थानिक नहीं है। भारत में अधिकांश इमली लघु वन उत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है। लघु वन उपज में लकड़ी के अलावा वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद शामिल हैं। इमली भारत में अक्सर जंगलों में, सामुदायिक भूमि और सड़कों के किनारे उगती हैं। स्थानीय समुदायों, विशेषकर आदिवासी आबादी द्वारा इस बड़े पैमाने पर एक महत्वपूर्ण एमएफपी के रूप में इकट्ठा किया जाता है। कर भारत इमली और मोरिंगा के बीच निर्यात करता है, तो ये सब सही है। अच्छा, यूज क्या है वो देख लेते हैं। भारत दुनिया में इमली और मोरिंगा के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। इन दोनों के बीजों और उनसे बने उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय मांग है। भारत इन उत्पादों का निर्यात करता है, जैसे इमली कर्नेल पाउडर, मोरिंगा तेल, ये सब का प्रयोग होता है। मोरिंगा और इमली के बीज का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जा सकता है। और मोरिंगा के बीजों में तेल, बेन ऑयल की अच्छी मात्रा होती है, जिससे बायोडीजल में परिवर्तित किया जा सकता है। इमली के बीजों में कुछ तेल होता है और स्टार्च की मात्रा अधिक होती है। तेल का उपयोग बायोडीजल के लिए और स्टार्च का उपयोग बायोएथेनॉल उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि मोरिंगा की तुलना में यह कम आम हो सकता है। दोनों में जैव ईंधन उत्पादन की क्षमता होती है। भारत में कुल कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है? तो काली कपास मृदा का जो निर्माण है वो जनरली क्या है, फिसर ज्वालामुखी चट्टान या फिर बिद्री ज्वालामुखी चट्टान से हुआ है, या फिर जनरली बोलते हैं ज्वालामुखी चट्टान की क्या है अपक्षय से काली मृदा का निर्माण होता है, जो कपास के लिए सबसे बेहतर होता है। अच्छा, कपासी मृदा ही है या काली कपासी मृदा, बात एक ही है। तो काली कपास मृदा ये भारत के दक्कन पठार क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाई जाती है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्से शामिल हैं।
यह अपनी उच्च चिकनी मिट्टी सामग्री, जल धारण क्षमता और कपास की खेती के लिए उपयुक्तता के लिए जानी जाती है। दक्कन ट्रैप भारत के दक्कन पठार का निर्माण मेसोजोइक युग के अंत में और सेनोजोइक युग की शुरुआत में हुए विशाल ज्वालामुखी विस्फोटों से हुआ था। ये विस्फोट दरारी उद्भेदन के माध्यम से हुए, जिससे बेसाल्टिक लावा की मोटी परतें जमी हो गई थी। इन्हें दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। अपक्षयन क्या है? समय के साथ इन बेसाल्टिक ज्वालामुखी चट्टानों का भौतिक और रासायनिक अपक्षयन हुआ है। बेसाल्ट खनिज जैसे फेल्डस्पार और फेरो मैग्नीशियम खनिज से भरपूर होता है। इनके अपक्षयन से महीन कणों वाली लौह और मैग्नीशियम से भरपूर चिकनी मिट्टी बनती है, जो काली मिट्टी की विशेषता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। 5 क्वेश्चन हो गया ना। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि खगोलीय दूरियां एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच की जो दूरी है जनरली प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। आखिर क्यों? यहाँ पे कारण है। तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती है। पहले तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता है। फिर प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है। फिर प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। तो बोल रहा है तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती, तो ये पूर्णतः सत्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता, तो ये सब भी पूर्णतः सत्य नहीं होना चाहिए। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, लेकिन ये पुख्ता कारण नहीं है कि प्रकाश वर्ष में दूरी को मापने के लिए प्रकाश सीधा ही चलता है। इसीलिए सबसे सटीक कारण है कि प्रकाश की गति सदैव क्या होता है? एक समान होता है। ठीक है, और साल भर में जितना दूरी वो तय करता है वही एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। अब जितना भी प्रकाश वर्ष में एक ग्रह से दूसरे ग्रह के पास क्या है लाइट पहुंच जाएगा, उसकी दूरी वही माना जाता है। ठीक है, तो ये आंसर डी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष की परिभाषा तो आप लोग जानते हैं, इसको पढ़ने की जरूरत, क्योंकि दूरी का मापक है ना कि समय की, तो वो तो ठीक है। विकल्पों का और भी विश्लेषण है कि तारकीय पिंडों के बीच दूरियां परिवर्तित नहीं होती है, कथन गलत है। ब्रह्मांड के विस्तार और तारों की अपनी गति के कारण उनके बीच की दूरियां क्या होता है? बदलता रहता है। तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता है। तारों का द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण उनके जीवन काल में बदल सकता है, जैसे कि सुपरनोवा विस्फोट में, और यह प्रकाश वर्ष के उपयोग का कारण भी नहीं है। ठीक है, गुरुत्व ये सबसे क्या मतलब है कि कैसे मापा जाएगा? प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है, समझता प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र प्रकाश के पथ को मोड़ सकता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण लैसिंग, ग्रेविटेशनल लैसिंग। हालांकि यह मुख्य कारण नहीं है। हम प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं सीधी रेखा में चलना दूरी मापने में सहायक है, लेकिन इकाई की विश्वसनीयता किसी और चीज पर निर्भर करती है। फिर प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। आइंस्टीन के विशेष सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निर्वात में प्रकाश की गति एक सार्वभौमिक स्थिरांक है, चाहे प्रकाश स्रोत या पर्यवेक्षक की गति कुछ भी हो। यह लगभग 2,99,792 ज्यादा हो गया ना, कहीं दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकेंड है। तो गलती लिख दिया है। लाख मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा ठीक है। चूंकि प्रकाश की गति स्थिर और ज्ञात है, इसलिए एक निश्चित समय में इसके द्वारा तय की गई दूरी भी स्थिर और निश्चित होती है। स्थिरता प्रकाश को खगोलीय दूरी जैसे विशाल दूरियों को मापने के लिए एक विश्वसनीय और मानक इकाई बनाती है। निष्कर्ष है, प्रकाश वर्ष को खगोलीय दूरी मापन के लिए इसलिए चुना गया है क्योंकि निर्वात में प्रकाश की गति एक सार्वभौमिक स्थिरांक है, जिससे यह दूरी की एक सुसंगत और विश्वसनीय इकाई बनाती है। पश्चिमी अफ्रीका के निम्नलिखित हिलों में कौन सी एक सूखकर मरुस्थल में बदल गई है? तो ध्यान देना है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, लेक फागोविन। लेक विक्टोरिया यह पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, पश्चिमी अफ्रीका में नहीं। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और यह अभी तक सूखी नहीं है। फिर है लेक फागोविन, यह माली में स्थित
है, यह नाइजर नदी प्रणाली का हिस्सा थी। पिछले कई दशकों में, विशेष रूप से 1970 और 1980 के दशक में सूखे के बाद जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण और संभवतः नदी प्रबंधन की मुद्दों के कारण यह झील तक सूख गई है। कई रिपोर्टों में इसका वर्णन एक सूखी हुई झील के रूप में किया गया है, जो धूल के कटोरे या रेगिस्तानी क्षेत्रों में बदल गई। हालांकि अत्यधिक गीले वर्षों में कुछ पानी लौट सकता है। यह विवरण प्रश्न से मेल खाता है। लेक ओगुटा की बात करें तो यह नाइजीरिया में स्थित एक प्राकृतिक झील है। यह सूखी नहीं, हालांकि इसे प्रदूषण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेक वोल्टा यह घाना में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है। यह सूखा हुआ नहीं है और जल विद्युत उत्पादन का एक प्रमुख स्रोत है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? लेक फागोबिन ही है एक झील जो पश्चिम अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, ये फिर माली देश में स्थित है। ठीक है, यानी कि पश्चिम अफ्रीका में माली है। दक्षिण भारत की गांडीकोटा घाटी निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है? दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी, आंसर क्या था? पेनार था क्या? ऑप्शन सी। गंडीकोटा घाटी आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में स्थित एक प्रसिद्ध घाटी है, जिसे अक्सर भारत की भव्य घाटी कहा जाता है। यह अपनी गहरी घाटियों और चट्टानी संरचनाओं के लिए जानी जाती है। नदी की पहचान, यह पता लगाना कि कौन सी नदी इस घाटी से होकर बहती है और दिया जाता है। बाकी विकल्प की बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे यही था जनरली। ठीक है, कि गांडीकोटा घाटी का निर्माण पेन्नार नदी के द्वारा एरमल पहाड़ियों के अपतन से हुआ है। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। यहाँ शिखर है और पर्वत है। ठीक है, तो नामचा बर्बा जो है क्या गढ़वाल हिमालय में पड़ता है? फिर है नंदा देवी, फिर है नौकरेक। तो नंदा देवी जो है क्युमाई हिमालय का भाग है। ठीक है, नौकरेक जो है मेघालय वाले भाग में पड़ता है, ना कि सिक्किम हिमालय में पड़ता है। ठीक है, और ये नामचा बर्बा को देखना पड़ेगा कहाँ पड़ता है, लेकिन ये सही नहीं, केवल दो सही होगा, केवल दो ही सही होगा। नामचा बर्बा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटियों में से एक है। यह तिब्बत में स्थित है, जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी की एक बड़ी मोड़ लेती है। तो नामचा बर्बा कहाँ स्थित है? तिब्बत में। गढ़वाल जो है उत्तराखंड वाले भाग में पड़ेगा, जहाँ ब्रह्मपुत्र यारलुंग तकसू नदी की एक बड़ी मोड़ लेती है और भारत में प्रवेश करती है, मतलब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जो हिमालय के पश्चिमी मध्य भाग में आता है। अतः नामचा बर्बा गढ़वाल हिमालय में नहीं है। नंदा देवी की बात किया जाए तो यह कुमाऊं हिमालय के क्षेत्र में पड़ता है। नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, पूरी तरह से भारत के भीतर स्थित सबसे ऊंची। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र को मोटे तौर पर पश्चिम में गढ़वाल हिमालय और पूर्व में कुमाऊं हिमालय में विभाजित किया जाता है। सतलज और काली नदियों के बीच का क्षेत्र। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय क्षेत्र में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है। फिर है नौकरेक, सिक्किम हिमालय। नौकरेक चोटी मेघालय की गारो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। गारो पहाड़ियां मेघालय का पठार का हिस्सा है, जो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार माना जाता है, न कि हिमालय श्रृंखला का। तो सिक्किम हिमालय पूर्वी हिमालय का हिस्सा माना जाता है और इसमें कंचनजंगा जैसी चोटियां शामिल है। यह मेघालय से काफी उत्तर में स्थित है। ठीक है, यानी कि नौकरेक जो है सिक्किम हिमालय का भाग नहीं है। अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लिबेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित से किस क्षेत्र से संगत है? पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र, उत्तर अफ्रीकी तट के पास का मिस्र से मोरक्को तक फैला क्षेत्र, फारस की खाड़ी और अफ्रीका के श्रृंग के पास का क्षेत्र, भूमध्य सागर के संपूर्ण तटवर्तीय क्षेत्र। तो बोल रहा है भूमध्य सागर के संपूर्ण तटवर्तीय क्षेत्र को ही क्या बोला जाता है? लिवेंट बोला जाता है। और ये बोला जाता है सूर्य के उगने का स्थान शायद। तो क्या है लिवेंट? यह एक ऐतिहासिक और भौगोलिक शब्द है जो मोटे तौर पर पूर्वी भूमध्य सागर के क्षेत्र को संदर्भित करता है। यह शब्द फ्रेंच शब्द लेवेंट से आया है, जिसका अर्थ है उगना, जैसे सूर्य का उगना यानी पूरब में। भौगोलिक स्थिति परंपरागत रूप से लिवेंट में आधुनिक देश
सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन शामिल है। कभी कभी इसमें साइप्रस, तुर्की के कुछ हिस्से जैसे सिलिसिया और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप को भी शामिल कर लिया जाता है। करैया क्षेत्र पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए आज हमने ज्योग्राफी देख लिया। कल मिलते हैं साइंस के टॉपिक के साथ। इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।